गुसु का कारवां युनमेंग के लिए निकल चुका था। वांग जी बहुत ही उत्साह से पूरे रास्ते को निहार रहा था। लानिये उसे हर जगह के इतिहास से परिचित करवा रही थी। वांग जी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। युनमेंग झीलों का प्रांत है। जगह जगह कमल के तालाब है। यहाँ पहाड़ों के पार कैसा नज़ारा होगा ये वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। युनमेंग में अतिथियों के स्वागत का काम जोरों शोरों से चल रहा है। असुर राज के आदेश पर सारे युनमेंग वासी अतिथियों के सत्कार में लग गए थे। सभी राज्यों के राजा यहाँ पधार रहे थे। असुर राज की विद्या की वजह से युनमेंग और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। गुसु के कारवा को युनमेंग पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। एक दास ने गुसु के लोगों को उनके कमरे दिखाए। वांग जी बहुत थक गया था। आप यहाँ आराम कर लीजिए लानगुंजा, मियानमार बोली। वांग जी सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। भोजन का समय होते ही मैं आपको बुलाने आ जाऊंगी लानगुंजा। ठीक है, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी ऐसा थका था कि बिस्तर पर लेटते ही वो नींद में चला गया। वांग जी के कमरे की खिड़की खुली थी। असुरराज की विद्या के कारण कुछ भूत लालटेन बनकर खिड़कियों पर लटके हुए थे। वांग जी के कमरे की खिड़की पर लगी दो लालटेनों में अचानक लड़ाई होने लगी। वो बहुत खूबसूरत है। अंदर मत जा। मुझे उसे देखना है। असुराज डांटेंगे, वो मेहमान है। एक बार जाके देखने दे, जाने देना। मत जा। जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। तभी एक चुटकी बजी और वो दोनों भूत हवा में गायब हो गए। ये व्यक्ति भूतों के झगड़ों को सुनकर यहाँ खिड़की से आया था। उसकी नजर सोते हुए वांग जी पर पड़ी। तभी दरवाजा खुला। ये सुनकर वो खिड़की से ही भाग गया। लानिये स्वयं लानवांग जी को जगाने आई थी, क्योंकि वो अपने पोते के साथ भोजन करने का विचार कर रही थी। पर जब लानिये ने देखा वांग जी सो रहा है तो लानिये को उसे जगाना सही नहीं लगा। वो उसे चादर उड़ाकर चली गई। आधी रात गए वांग जी की नींद भूख के मारे खुली। वो कमरा खोलकर बाहर आया। पूरा महल इतना शांत है। लगता है सब सो गए, वांग जी ने सोचा। उसने धीरे से लानिये के कमरे में झांक कर देखा। लानिये अपने ध्यान में लीन थी। ये मोहर उसे उत्तराधिकारी को सौंपनी है, इसलिए ध्यान करना जरूरी था। वांग जी ने मियानमार को जगाना सही नहीं समझा। वो महल में रसोई घर ढूंढने के लिए निकला, पर वो दूसरी दिशा में आ गया था। कितना बड़ा और भूल भुलैया जैसा महल है ये, वांग जी ने सोचा। और तभी उसे वहां से एक तालाब नजर आया। मियानमार ने दिन में भी उसे कमल के बीज लाके खाने के लिए दिए थे और बताया था कि यहाँ के लोग ये बहुत चाव से खाते हैं। उसका मन और ललचाया और वो तालाब के किनारे आ गया। तालाब के किनारे वाले पेड़ पर ही बैठा कोई उस पर नजर रख रहा था। वांग जी ने 2-4 डंठल तोड़े और खाना शुरू किया। ये तो बहुत मीठा है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये फीका है। वांग जी को जोर से भूख लगी थी, उसे और खाना था, तो उसने देखा कि उसे तालाब में उतरना पड़ेगा। तभी पेड़ पर बैठे इस व्यक्ति ने बांसुरी बजाई, जो वांग जी को तो सुनाई नहीं दे रही थी। तो तालाब में रहने वाले 2 पानी के राक्षस जाग गए। वे बांसुरी के आदेश को समझ गए। वांग जी इससे पहले तालाब में उतरता उसने देखा कमल के पौधे खुद ही किनारे पर तैर कर आ रहे हैं। ये यहाँ कैसे आए? शायद पानी का बहाव इसी ओर होगा, वांग जी ने सोचा और खुशी खुशी उन्हें तोड़ा और अपना पेट भरना जारी रखा। पानी के राक्षस पानी के अंदर से ही लगातार कमल के पौधों को किनारे तक पहुंचा रहे थे। वांग जी को ये बड़े ही लजीज लग रहे थे। मैं इन्हें मियानमार को भी दूंगा, उसने सोचा। मखाने कितने स्वादिष्ट होते हैं ना। एक आवाज आई,
हाँ बहुत, वांग जी ने उत्तर दिया। फिर वो चौंका। किसकी आवाज आई? उसने खड़े होकर पीछे देखा तो एक व्यक्ति उसकी तरफ ही देख रहा था, उसे ही निहार रहा था। तुम कौन हो? वांग जी ने पूछा। इस तालाब का मालिक। मालिक? तालाबों के भी मालिक होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, और ये जो तुमने खाया है ना, उसका दाम भी लेते हैं। दाम? मुझे नहीं पता था कि ये मुफ्त नहीं है। अब तो पता चल गया ना, तो दाम चुकाओ। वांग जी ने यात्रा पे निकलने से पहले खरीदारी के लिए अपने पास चांदी के सिक्के रखे थे। उसने अपनी पोटली निकाली और चांदी के सिक्के आगे किए। क्या इतना बहुत होगा? नहीं, टोकरी भर के खाया है तुमने, ज़्यादा कीमत लगेगी। कितना बोलो? वांग जी ने पूछा। तुम्हारी इस पोटली में उतना मूल्य ही नहीं है जितनी इनकी कीमत है। क्या? इतने क्या महंगे हैं ये? सच बताओ, क्या तुम सच में इस तालाब के मालिक हो? हाँ, कोई शक? तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्वैबिया। अरे, तुम्हारा नाम रखने का किसी को समय नहीं मिला था क्या? उसने पूछा। ये सुनकर स्वैबिया वांग जी की आंखों में देखने लगा और वो उसके करीब आने लगा। वांग जी ने हंसना बंद कर दिया। स्वैबिया के कदम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और वांग जी के पीछे पीछे। इससे पहले वांग जी तालाब में गिर जाता, स्वैबिया ने उसे कमर से पकड़ लिया। तुम्हें कीमत देनी होगी, स्वैबिया ने कहा। तो फिर ये सारे सिक्के रख लो, और इसके अलावा फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, वांग जी ने पोटली आगे करते हुए कहा। पर स्वैबिया वांग जी की आंखों में आंखें डालकर बोला, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और इस समय मैं तुम्हें और दे भी कह सकता हूँ। स्वैबिया ने सिर हिलाया। दे तो सकते हो। क्या? एक चुम्मी। क्या कहा? एक चुम्मी दे दो, तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। बेशर्म कहीं के, जो भी तुम्हारे तालाब से कमल के बीज खाता है उससे तुम चुम्मियां लेते हो क्या? नहीं तो, तुमने मेरी इजाजत के बगैर खाया ना, इसलिए तुम्हारे लिए कीमत अलग होगी। वांग जी को समझ में आ रहा था कि आखिर स्वैबिया के इरादे क्या है, इसलिए वो मुस्कुराया। अच्छा, तो लो। स्वैबिया को आश्चर्य हुआ, पर खुशी भी हुई कि एक खूबसूरत व्यक्ति उसकी बात मान रहा है। वो वांग जी के होठों को चूमने के लिए झुका, तभी वांग जी घूम गया। स्वैबिया तालाब में गिर गया था। वो बाहर आया तो मेंढक उसके सर पे था, जो दूसरी ओर कूद गया। वांग जी हंसे जा रहा था। जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर तुम भी ये जान लो और मान लो कि मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं, वांग जी ने कहा। वांग जी महल की ओर लौटा। स्वैबिया बस उसे मुस्कुराते हुए जाते हुए देख रहा था। भव्य आयोजन की प्रस्तुति में अभी समय बाकी था, तो वांग जी मियानमार के साथ अगले ही दिन युनमेंग के बाजार घूमने निकला। वांग जी को अब तक पता चल गया था कि यहाँ तालाबों के वाकई मालिक होते हैं और उनकी कीमत भी होती है। उसे बुरा लग रहा था कि उसने स्वैबिया को कुछ भी नहीं दिया। वांग जी देखो, ये कैसा है? मियानमार ने वांग जी से पूछा जब वो खरीदारी कर रही थी। वांग जी ने सिर हिलाया। अच्छा है। मियानमार खरीदारी में व्यस्त हो गई। वांग जी ने महसूस किया कि उसका हाथ पकड़कर किसी ने खींच लिया है और उसे अकेले में ले आया है। अरे अरे, कौन हो तुम? वांग जी ने कहा। तो उस व्यक्ति ने अपना चेहरा दिखाया। वो स्वैबिया था। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीषण ने सही कहा था, तुम पक्के चोर हो। कौन भीषण? वो भी गूसू से ही है। उसने बताया था कि तुम चोरी करके अक्सर भाग जाते हो।
मैं कभी भी चोरी नहीं करता। ये भीषण है कौन? मैं उसे। पर तुमने तो मेरे कमल के बीजों का दाम भी नहीं चुकाया, तो वो सही कह रहा होगा, सुहैबिया ने कहा। ये लो ना, ये पोटली ले लो, ये पूरे पैसे रख लो तुम, वांग जी ने कहा। मुझे वही चाहिए जो मैंने मांगा है, और अगर तुम मना करोगे तो मैं जाकर असुरराज से शिकायत कर दूंगा। और तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन असुरराज अपनी जनता के प्रति बहुत चिंतित होते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनकी जनता को किसी ने परेशान किया है, लूटा है, तो फिर वो तो उसे सज़ा देने में ज़रा भी देर नहीं लगाते, कारागार में डाल देते हैं। क्या? वांग जी सोचने लगा। अगर असुरराज से इसने शिकायत कर दी और फिर असुरराज ने शिफू को कह दिया, तो शिफू तो मुझे फिर कहीं भी नहीं ले जाएंगी। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। तो क्या सोचा है तुमने? सुहैबिया ने पूछा। ठीक है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे दाम नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर कहाँ? कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे कोई ना हो, वांग जी ने पूछा। ठीक है, यहाँ से पश्चिम की ओर बांस के जंगल हैं, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वांग जी ने कहा। वांग जी को जंगलों के बीच से आता देख सुहैबिया मुस्कुराया। अरे वाह, तुम तो वाकई में आ गई। भीषण की बात तो गलत हो गई। ये भीषण है कौन और क्या कहा इस बार उसने? उसने कहा कि वांग जी इस बार फिर से बेवकूफ बनाएगा। तुम उसकी बात मत सुनो, और ये लो, इसे आग पर बांध लो, वांग जी ने एक पट्टी देते हुए कहा। ये क्या है? ये इसको आग पर बांध लो, नहीं तो मैं कीमत नहीं दूंगा। मुझे शर्म आती है। अच्छा, ठीक है। सुहैबिया ने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। मैं तैयार हूँ। वांग जी उसके बहुत करीब आ गया था। सुहैबिया ने महसूस किया जैसे वांग जी ने उसे गले लगा लिया हो। वांग जी खुद पहली बार किसी के इतना करीब था। सुहैबिया के करीब आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे चुम्मी भी दो, कितनी देर और लगेगी? इधर वांग जी ने इशारा करते हुए मियां मियां से रस्सी मांगी, जो चुपचाप यहाँ पे आई थी। वांग जी मुंह दबाकर अपनी हंसी रोक रहा था। मियां मियां ने गांठें बांध दी और वांग जी को इशारा किया। हाँ, ये लो, बस हो गया। हो गया? क्या हो गया? सुहैबिया ने पूछा। मेरा काम हो गया, सुहैबिया। तुम्हारा काम हो गया? अरे अरे, तुमने तो मुझे बांध दिया। तुम्हारा यह बंधे रहना ही सही है। मतलब भीषण बिल्कुल सच कह रहा था कि तुम मुझे इस बार भी बेवकूफ बनाने ही आओगे, सुहैबिया ने कहा। बिल्कुल भी नहीं। ये रही मेरी पैसों की पोटली, और ये तुम रख लो। अब तुम्हारा और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वांग जी जाने लगा। अरे, मेरा दिल ले जा रहे हो तुम। अपना दिल दे के जाओ, तब हिसाब पूरा समझूंगा, सुहैबिया ने कहा। इस पोटली को मैं तुम्हारे प्यार का इजहार समझ रहा हूँ। सुन रहे हो तुम? वांग जी चला जा रहा था मुस्कुराते हुए। लांगुंजा, आपने तो उसे बांध दिया। अब वो असुरराज से हमारी शिकायत कर देगा, तो फिर? जब तक वो असुरराज के पास पहुंचेगा ना, तब तक हम गुसू पहुंच चुके होंगे, वांग जी ने कहा। वांग जी मुस्कुराकर अपने कमरे में आया। वो खिड़की से बांस के जंगलों की ओर देख रहा था। सुहैबिया के कारण पहली बार उसका दिल धड़का था। वांग जी तैयार होके मियां मियां और लानिये के साथ राज दरबार में पहुंचा। असुरराज अभी तक नहीं आए थे। सारे राजागण पधार रहे थे। चीशान के राजा ने वांग जी की ओर देखा। वो मुस्कुराया। असुरराज के आने की घोषणा शुरू हुई। वांग जी आंखें बंद करके अपने नृत्य के अभ्यास को याद कर रहा था। मियां मियां ने वांग जी का कंधा हिलाया तो वांग जी ने देखा कि असुरराज कोई और नहीं, खुद सुहैबिया था।